सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है ढंग से। सर अभी भी नहीं आ रही। आवाज आ रही है? सर आवाज तो आ रही है पर वो क्लियर नहीं आ रही है, खड़खड़ आ रही है। अब आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार बताइए। यस सर। चलो क्वेश्चन वोश्चन करें इसके एक्सरसाइज यस सर। 4.2 के कितने हो गए? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया। और ट्राई कितने किए थे? 7 तक। 7 तक ट्राई करेंगे, मतलब 5 तक कर लिए, 2 तो बताने हैं। और मोहित तुमने? मोहित गया क्या? वापस से कैसे गया हो? क्लास में और कोई नहीं है, मैं ही हूँ सिर्फ। अभी तो तुम अकेली हो। अभी आए तो थे। आ जाएंगे अभी। तो टेस्ट वेस्ट की तैयारी तो हो गई होगी तुम लोगों की अब? 4.2 हाँ तक ही है। सर हो गई। 4.2 तो चल ही रही है, 4.1 कंप्लीट है और थर्ड चैप्टर कंप्लीट है। श्रुति क्वेश्चन वोश्चन किए थे क्या? क्या सर? श्रुति को बोल रहा हूँ, श्रुति को क्वेश्चन वोश्चन करें। सर एग्जाम्पल तो किए थे। क्वेश्चन मोहित क्वेश्चन किए थे क्या एक्सरसाइज के? 5 क्वेश्चन किए, 5 5 कर लिए तुमने? चलो देखेंगे 6 7। सर बहुत मुश्किल से, बाकी ट्राई करना। हाँ अकेले बोलो, ने क्या नहीं हुआ? किए मुश्किल से मैं? सर, बहुत मुश्किल से हुए हैं और मैंने अकेले ने नहीं किए। क्या बात है, 1 से 5 तक भी मुश्किल से हुए? सर कितने हार्ड है सर वो, क्या बात कर रहे हो? समझ में नहीं आता सर कैसे क्या करना है, सारी आइडेंटिटी लगाओ, 1 मिनट बहुत में मुश्किल है। मैं अभी वापस से आइडेंटिटीज तो याद करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज तो यार अभी मैं नहीं बताता सर, हूँ याद स्टार्टिंग तो से 1 मतलब to 5 में। तो स्टार्टिंग वाली तो सारी इजी है, अप्लाई कम से कर कम ली। 6 7। सारी जो अप्लाई कर ली, जो बेस्ट है वो अप्लाई करनी है, यस जो सर। सबसे ज्यादा सूटेबल है वो अप्लाई करनी होती है। देखो एक्सरसाइज 4.3 हो जाएगी तो 4.3 भी देंगे अपन एग्जाम में। नो सर, ऐसे सर नहीं। सर सर आप आपने ही बहुत 4.2 दिया तो अत्याचार कर 4.2 रहे हो तक ही सर। रहेगा सर। हाँ अरे सर। 4.3 तो इजी है बिल्कुल, अभी बता नहीं दूंगा। सर, नहीं फिर भी सर। नहीं नहीं सर। सर। इजी हो सर चाहे इजी से 4.2 भी इजी वैसे हो, बहुत लेकिन बढ़िया है नहीं। सर। देखो एक बार आप ही जल्दी ने से मैं बोला सर ये क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बता देता हूँ इनमें कैसे प्रॉब्लम आई होगी। ये तो बिल्कुल इजी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ने ही नहीं इनको। एक्स प्लस ए सर ये मत बताओ वाई सर। प्लस बी। अरे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा। इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट आइडिया लग रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन, क्योंकि ये सब में लिखे हुए हैं। तो जैसे इनको सेपरेट करेंगे ना, तो एक डिटर्मिनेंट में तो बचेगी ये वाले टर्म तीनों, ठीक है ना। तो जैसे ये तीनों बचेंगे तो इन दोनों में ये दोनों आइडेंटिकल है, C1 C3, तो 0 हो जाएंगे। और एक में बचेंगे ये वाला और ये वाला, इनमें C2 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगी, ठीक है ना सर मोहित? बोलो। सर C1 और क्या क्या C2 को ऐड भी तो कर सकते हैं ना। ऐड क्यों कर रहे हो? लेकिन जो सबसे बेस्ट सूटेबल है वो करो ना तुम। ऐड भी क्योंकि कर अगर सकते सर हो, हाँ ठीक C1 है, और इससे भी हो जाएगा। हाँ हाँ सही सही बोल रहे हो, इन वो दोनों को भी ऐड कर बहुत दोगे तब छोटा भी है ना सर। डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये वाली जो है सेकंड को डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं। सेकंड में देखो, अगर अपन इन तीनों को ऐड कर देते हैं, अगर अपन तीनों को ऐड कर दें, ए माइनस बी
बी माइनस सी, सी माइनस, यहाँ पे क्या है, सी माइनस ए है ना यहाँ पे। एक बार कंफर्म करके बताना यहाँ पे क्या है, लास्ट यस वाला जो सर, एलिमेंट है सी माइनस ए। यस सर, तो सी इनको माइनस देखो अपन सही है। तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, मतलब ये कर दूंगा C1 चेंज टू, अच्छा ये भी लगा सकते हैं अपन, दो दो में तो लगा ही सकते हैं, लेकिन तीन तीन का एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तीन तीन का एडिशन भी अपन कर सकते हैं। सर C1 C2 चेंज टू नहीं C1 प्लस C3। C2 प्लस C3, ठीक है। तो इन तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, C1 में चेंज कर रहा हूँ, C2 और C3 को अनचेंज रहने दूंगा, यहाँ पे सेम रहेंगे, यहाँ पे भी सेम रहेंगे, C1 में चेंज हुआ है तो इन तीनों को ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे तो C1 के सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे, जीरो 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 बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही तीनों एलिमेंट जीरो बनेंगे तो पूरी डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई एलिमेंट है ना, किसी भी डिटरमिनेंट में सभी किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो, सारी एंट्रीज जीरो हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में जो इसने ट्रिक यूज करी है वो आपके दिमाग में आनी जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन के लिए जरूर मैं बोल सकता हूँ। जैसे 65, 75, 86 है, अब इसने कहा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ही प्रूव करनी है अपने को, है ना, यही है क्वेश्चन। यस सर। अच्छा एक और चीज ध्यान रख लेना, चलो आगे क्वेश्चन आएगी तो बता दूंगा, या तो मतलब ये है कि इसमें बोलेगा तो ये एक्चुअल में विदाउट एक्सपेंशन, कि आपको एक्सपेंशन करना ही नहीं है ना, विदाउट एक्सपेंशन बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्सपेंशन करना ही नहीं था, प्रॉपर्टीज की यूज करते हुए आंसर लाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। अगर तो जीरो प्रूव करना है किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू, अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूव करनी होती है तब तो आप बिना एक्सपेंशन के ला सकते हो, है ना, कहीं पे भी आपको एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से जीरो आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो उसका आंसर कुछ प्रूव करना है, जैसे a प्लस बी प्लस सी किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू ये प्रूव करनी है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि किसी भी रो या कॉलम में दो एलिमेंट जीरो बना दो, या एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो जीरो बनाओ, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। फिर जैसे इस कंडीशन में आ जाएगी ना डिटरमिनेंट, जैसे लेट्स सपोज इस कंडीशन में आ गई, अब आपको इसका एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा लास्ट में जाके। अब इसको इसके अलोंग कर दो, क्योंकि ये तो दोनों जीरो है, तो उसके अलोंग करना जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस होते हैं, ताकि आपको केवल इसी को सोल्व करना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट जीरो लेके आना है डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो आप बिना प्रॉपर्टी के सॉरी बिना एक्सपेंशन के पूरा आंसर कर सकते हो, करना ही है। लेकिन अगर कुछ प्रूव करना है तो लास्ट में आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जीरो बन जाए, दो जीरो बन जाए, या तीनों जीरो बन जाए तो जीरो ही हो जाएगी डिटरमिनेंट, दो जीरो बन जाए, है ना, या फिर एक जीरो बन जाए, एटलीस्ट कम से कम इतना तो करना। फिर उसके बाद में आपको एक्सपेंशन लगाना ही पड़ेगा लास्ट की एक स्टेप के लिए, मतलब पूरा एक्सपेंशन से नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंशन जो वर्ड ये यूज कर रहा है इसका मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग से एक्सपेंशन नहीं लगाना है, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए उस डिटरमिनेंट को रिड्यूस करना है इजी वे में, और फिर उसको डायरेक्ट लास्ट में एक ही बार एक्सपेंशन लगाना है और उसको सोल्व करके आंसर निकालना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, इसमें अभी तक तो कोई आइडिया लग नहीं पा रहा था इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, डिटरमिनेंट को जीरो प्रूव करना है, सबसे बड़ी बात तो इसमें दे रखा है अपने को, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो है, तो अपने को कोशिश ये करनी है कि कोई दो रो आइडेंटिकल बने या दो कॉलम आइडेंटिकल बने, लेकिन अभी तक बन नहीं रहे। तो अगर ऐसा हो सकता है, देखो भाई 7 9 जा होता है 63, 8 9 जा होता है 72, तो इनके आसपास में दिख रहे हैं, 81 के आसपास में है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, ये जो है 7 9 जा 63 होता है, ये इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, क्योंकि दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल है तो भी जीरो हो जाती है, तो यही अपन प्रोपोर्शनलिटी इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मेरे को दिख नहीं रही है, तो क्या करना, देखो एक अगर इसको अपन ऑब्जर्व करें तो ये है 63 प्लस 2, ये 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये है 72 प्लस 3, ये है 81 प्लस 5। तो ऐसा कर सकता हूँ, सबसे पहले अगर मैं इसमें लगा दूं ये C3 चेंज टू C3 माइनस C1, अगर ये लगा दूं डिटरमिनेंट में तो क्या आ जाएगा, C1 C2 में तो चेंज होगा नहीं, ये बचेगा 7 8 9, जहां पे अगर ये लगा दूं दिस माइनस दिस तो कितना बचेगा, यहाँ पे 63, यहाँ पे आ जाएगा 72, यहाँ आ जाएगा 81। अब ये इसके प्रोपोर्शनल है, देख लो, अब ये इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और आपको बेटर सॉल्यूशन दिखाने के लिए आपको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 9 इंटू 7, इसको लिख सकते हो 9 इंटू 8, इसको लिखते हो 9 इंटू 9, तो इस 9 को बाहर ले लेना इस कॉलम में से, इस 9 को जैसे ही बाहर लोगे तो ये दोनों
कॉलम जो है वो आइडेंटिकल बन जाएंगे, अंदर वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और 9 इंटू 0 भी 0 ही होता है। तो ये अपने 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लेके आना है आपको? फोर्थ क्वेश्चन में भी 0 ही प्रूव करनी है डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 प्रूव करनी है, देखो इस क्वेश्चन को, अच्छा एक और चीज याद रखना, आप एक स्टेप में 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिटरमिनेंट दे रखी है 3 2 1 5 0 6 7 8 9, अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही है, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाह रहे हो इसमें कि एक तो मैं करना चाह रहा हूँ R1 चेंज टू R1 प्लस R3, ठीक है, और साथ में एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाह रहे हो R2 चेंज टू R2 प्लस R3। ये अगर इस तरीके से आप किसी एक ही स्टेप में अगर आप 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाह रहे हो, तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें, कि जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन में जो रो अफेक्टेड है, पहले ट्रांसफॉर्मेशन में जो रो अफेक्टेड है, जिस रो पे उस ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, उसका यूज आप नेक्स्ट वाले ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं करोगे। यहाँ पे अफेक्टेड रो कौन सी है? R1 है, ना कि R3 है, ध्यान रखना, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो किसमें हो रहा है? R1 में हो रहा है। तो अफेक्टेड रो शुड नॉट बी यूज्ड इन द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें R1 का यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात? R3 अफेक्टेड नहीं है क्योंकि R3 में चेंज होगा नहीं, चेंज किसमें होगा? R1 में होगा। तो बस इतना ध्यान रखना, अगर 2 या 3 ट्रांसफॉर्मेशन 2 लगाना चाह रहे हो किसी स्टेप में, एक स्टेप में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जो रो अफेक्टेड है उसका आप यूज दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं करोगे, इससे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके आंसर जो है वो गलत आएंगे फिर, ठीक है ना। अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं तो थोड़ी नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। इस तरीके से फिर सभी डिटरमिनेंट के आंसर 0 आने लग जाएंगे अगर ये मिस्टेक करने लग जाओगे तो। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ बोल रहा है 1, ये भी सिंपल है, 1 BC 1 CA 1 AB, और ये जो लिखा हुआ है लास्ट में इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, अंदर इसको सोल्व करके लिख रहा हूं AB प्लस AC, ये लिखा हुआ है BC प्लस BA, और ये लिखा हुआ है CA प्लस CB। इस तरीके से लिख दिया मैंने लास्ट में। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी मेरे को 0 प्रूव करनी है, सिंपल है इसमें। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में एक आइडिया आया, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं C2 को चेंज कर दूं C2 प्लस C3 में, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं मैं, तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास में AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ पे ये जो बचा है तीनों में कोई चेंज है नहीं। लेकिन जैसे ही इस टर्म को यहाँ पे भी है, सेम टर्म यहाँ पे भी है, ये टर्म यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन ले सकता हूँ। एक रो या एक कॉलम में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको बाहर ले सकते हो। तो AB प्लस BC प्लस CA जो है बाहर आ जाएगा। जैसे ये बाहर आएगा तो ये भी क्या बन जाएंगे? 1 1 1 बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ है ही, तो अगर दोनों कॉलम आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, इस तरीके से स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो इजी हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, आई थिंक, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। फिफ्थ कर लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। कर लिया नहीं किया? यस सर। यस सर। फिफ्थ हो गया आप लोगों से? ये थोड़ा सा लेंथी हुआ होगा क्वेश्चन। यस सर। फिफ्थ एक पहला Yes, क्वेश्चन है जो sir. थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है ना।
तो फिफ्थ में अगर कोई डाउट है तो बताऊंगा, अदरवाइज आगे चलते फिर अपन। बोलो। फिफ्थ में आप लोगों को इसकी वैल्यू को प्रूव करना है। दे रखा है ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 इंटू, आगे एक डिटरमिनेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उसके। बताओ ये बताना है क्या फिफ्थ क्वेश्चन, या आगे चले? 6 से स्टार्ट कर दें, हो ही गया तो फिर बाकी लोग ट्राई करना जिन्होंने नहीं किया है तो। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसको इस तरीके से, एक हिंट ये हो सकती है कि इस तरीके से रिड्यूस करना पड़ेगा भाई। जो डिटरमिनेंट एलएचएस में दे रखी है उसमें दो दो टर्म है, एलिमेंट में दो दो का सम लिखा हुआ है, और लास्ट में जो है उसमें एक एक का, तो अपने को इसको गायब करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, एक एक टर्म को एक एक रखना पड़ेगा। ठीक है ना, हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं होगा। एक बार तीनों को ऐड कर दोगे ना, जैसे ही तीनों रोज को ऐड कर दोगे तो एक बड़ी सी नंबर आ जाएगा, उसके बाद में अपने हिसाब से माइनस करते जाना, एक एक टर्म बचता जाएगा। 6th क्वेश्चन करते हैं अपन। अच्छा, कल अपन एक नोट डिस्कस किया था अपन ने, मैंने ये चीज बताई थी आपको कि अगर डिटर्मिनेंट, अगर मैट्रिक्स ए इक्वल है के बी के, है ना, मैट्रिक्स ए इक्वल है के बी के, जहां पे ए और बी दोनों एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है किसके? बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है के की पावर एन। k की पावर k टू n दी के। पावर n, है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे? क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, गिवन है ना, लेट क्वेश्चन आएंगे इफ a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू 5b एंड a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3 2 1 5 6 2 1 1 3, इस तरीके की ये मैट्रिक्स बी दे रखी है, तब देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा आपको। ये पूछेगा, कैसे निकालोगे? सर हाँ, ये 15th क्वेश्चन भी इसी से होगा ना? 15 देखा नहीं मैंने, ऐसा ही होगा तो, ऐसा ही है क्या? Yes क्वेश्चन sir, अभी let A be a देखता square हूँ एक बार। matrix of order 3 by 3, then Ka is equals to। हाँ, ऐसा ही है ना, ऐसा ही होगा ये भी, है ना। इसमें फिर ये C वाला आंसर हो जाएगा क्या? हाँ, सी हो जाएगा। सर के क्या होगा इसमें? ये तो कांस्टेंट है ना, कोई भी के तो कांस्टेंट है ना यार, कोई भी इसमें दे नहीं रखी है के की वैल्यू, तो के को के रहने दो, उसमें क्या है, ठीक है ना। के की वैल्यू नहीं दे रखी है तो के रहने दो, एन की वैल्यू दे रखी है, ऑर्डर 3 है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए कैसे करोगे तुम, बताओ? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने बोली है तो के की पावर 3। भाई, इतना तो पता है तुम्हें, इसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल हो जाएगी 5 टू दी पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ बी, होगी नहीं होगी, बताओ? ये होगा ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, के टू दी पावर एन, Yes sir। ठीक है। और इसका कारण भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे जब अपन अंदर मल्टीप्लाई 5 कर रहे हैं, तो जब मैट्रिक्स में 5 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एलिमेंट के साथ में 5 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। लेकिन जब डिटरमिनेंट बन जाती है वो तो हर रो में से एक बार 5 कॉमन आता है, फिर दूसरी रो में से फिर एक बार 5 कॉमन आएगा, फिर तीसरी में से 5, इसलिए 5 का क्यूब हो जाता है जब डिटरमिनेंट बनाते हैं तो, ठीक है। ये कारण है इसके पीछे, ये बताया भी था मैंने कल क्यों हुआ है ऐसा। तो ये निकालनी है मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, इसको डिटरमिनेंट में लिख के, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 125 से, तो आंसर आ जाएगा मेरा। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कैसे आया है ये फॉर्मूला, ये बता दिया था मैंने कल आपको, ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है, वो के जो है मैट्रिक्स के टाइम तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो डिटरमिनेंट बनेगी, भाई ऐसा होगा जैसे मैट्रिक्स बी के कुछ एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे भी के मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, B11 के साथ में, B12 के साथ में, B इस तरीके से सभी एलिमेंट के साथ में, B13 के साथ में,
यहाँ पे भी हो जाएगा B21 के साथ, B22 के साथ में, ये मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगा सर B23 सबके के साथ। मैट्रिक्स की बात कर रहा सर हूँ, ये तो मैट्रिक्स की, determinant- हाँ मैट्रिक्स की बात कर क्योंकि रहा सर हूँ, आप तो मैट्रिक्स है तो साइन डिटरमिनेंट का लगा रहे हैं। B31, B32 और B33, इस तरीके से भाई ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये है, देख लो, ठीक है ना। एक्चुअल में ए मैट्रिक्स तो ये है। अब तुम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने जाओगे तो ये डिटर्मिनेंट बनेगी, इधर भी डिटर्मिनेंट का साइन होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में से के यहाँ से बाहर आएगा तो एक बार बाहर आएगा, फिर के यहाँ से भी बाहर लोगे तो फिर एक और बार आ जाएगा, यहाँ से भी लोगे तो के, इस तरीके से के टू दी पावर 3 हो जाती है, जितना ऑर्डर है उतनी है। 4/4 की होती है तो 4 बार आ जाता फिर, और फिर जाके अपने अंदर जो बचेगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बच जाएगी। इससे ये थ्योरम आई है अपने, इसका प्रूफ भी आ सकता है, बता दूंगा इसका प्रूफ फिर अपन नेक्स्ट। इस फॉर्मूले का डायरेक्ट प्रूफ भी आ सकता है ना। कोई ऑर्डर दे देगा, एन की कोई वैल्यू दे देगा, उसके ऊपर 6th क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है ना, यही प्रूव करना है इसमें भी। इस जो मैंने फॉर्मूला बताया इसको प्रूव अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार ट्राई करना कैसे होगा, अगर इसका प्रूव आ जाता है, अदरवाइज इसका डायरेक्ट यूज तो पैसा काफी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक डिटर्मिनेंट दे रखी है अपने को, इसको मान लेते हैं अपन डेल्टा है ना, ये है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। तो अगर इसको तुम ध्यान से देखो ना तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर इसको मैट्रिक्स में बदलूं तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है एक तरीके से, है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ये। सॉरी ट्रांसपोज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट है, इससे कोई खास यूज नहीं है उसका। क्वेश्चन पे ध्यान नहीं है कि इसकी वैल्यू को मेरे को 0 प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के बनाया है वो दिमाग में अपने आएगी, तभी अपन उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें डिटरमिनेंट का एक जो ड्रॉबैक है वो ये है ही सही, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। कुछ क्वेश्चन तो देखो ऐसे होते हैं जो कई सारे तरीके से हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसने जो थिंकिंग लगाई होगी वही अपने को आनी चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। कई सारे क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा। यहाँ पे अगर तुम किसी भी रो को ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो उससे कुछ हेल्प हो नहीं पाएगी आपकी। भाई करना क्या है, मेरे को 0 लाना है, 0 लाने के लिए या तो कोई दो रो आइडेंटिकल बन जाए या प्रोपोर्शनल बन जाए या सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। कुछ भी करके देख लो, क्योंकि सेम टर्म है ही नहीं। रो की तरफ देखोगे इसमें कुछ माइनस ए 0 कब बन सकता है, जब इसमें ए ऐड हो। ए आपको यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपस में एलिमेंट 0 नहीं बन रहे, तो आपको इसके लिए एक यूनिक तरीका लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर मैं -1 को देखना, ये इसकी वैल्यू मैंने मान ली डेल्टा है, ठीक है ना, लेट डेल्टा इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक रो से -1 कॉमन ले रहा हूँ, हर एक रो से -1 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे देखना, टेकिंग -1 कॉमन या फिर आउट कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, सभी में से -1 बाहर ले रहा हूं। तो आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट, अगर आप इसी रो में से कोई कांस्टेंट बाहर लेते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो डेल्टा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज होना नहीं है। इसमें से -1 बाहर लिया तो बाहर आ जाएगा -1, ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ से -1 बाहर लिया तो यहाँ आ जाएगा
और जब इसको इसमें से मैंने -1 बाहर लिया तो इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेसिक है, पता होगा आप लोगों को, बोलो, ये तो पता है ना, यस सर। सर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा +b। यहां से भी -1 बाहर ले रहा हूं तो फिर से -1 मल्टीप्लाई होगा, यहां हो जाएगा a, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा c। यहां से भी -1 को बाहर लेना चाह रहा हूं तो ये हो गया -b, ये हो जाएगा -c, ये हो जाएगा 0। तो ये -1 क्यूब है या फिर -1 ही है, प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, और ये बचा -1। तो जो मेरे पास में आया है वो ये है कि डेल्टा इक्वल टू -1 इंटू 0 -a b a 0 c -b -c 0। देखो ये डेल्टा की वैल्यू यहां तक निकाल ली अपन ने, है ना। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस। यस सर। देखो क्या किया था अपन ने, सबसे पहले इसमें से -1 कॉमन लिया था, हर रो में से या हर कॉलम में से, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर। इसके बाद में ये 3 है, -1 टू द पावर क्यूब है, तो यहाँ पे -1 रह जाएगा, ये आया मेरे पास। अब आपको एक प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट या प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ही है, फर्स्ट पता है कि अगर ट्रांसपोज कर देते हो आप जो आपके एलिमेंट है, मतलब रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कर रहा हूं मैं अप्लाइंग RI इंटरचेंज CI, यही कहा था मैंने, यही नोटेशन होता है रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना। ध्यान रखना, दो रो आपस में इंटरचेंज होना या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होना, इससे तो डिटरमिनेंट का साइन नेगेटिव हो जाता है, साइन जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो अलग चीज है। मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है, वो है ये इन RHS साइड में जो आपको डिटरमिनेंट दिख रही है उसमें मैं ये एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अभी भी ये डेल्टा रहेगा -1 इंटू, यहाँ पे लगा दो, इस रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना रहा हूं तो ये आ जाएगा 0 -a b, इसको लिखूंगा a 0 c, इसको लिखूंगा -b -c, और ये 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, ये जो लिखी हुई है ना ये डिटरमिनेंट, ये क्या है, ये जो डिटरमिनेंट आपके स्टार्टिंग में दे रखी है वैसी बन गई? बोलो, बन गई नहीं बन गई? अरे बन गई ना। तो यस इसका मतलब ये लिख सकते हो आप, ये डेल्टा है, डेल्टा इक्वल टू -1 इंटू, ये भी डेल्टा ही बन गया आपका, ये डेल्टा ही तो बन गया। देख लो, आपने कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं किया है, सारी प्रॉपर्टीज का यूज किया है। और अपन को पता है कि प्रॉपर्टीज का यूज करते वक्त जहाँ पे अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज किया अपन ने। तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो इसको अगर इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो डेल्टा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तुम डायरेक्ट भी सोल्व करके देखोगे तो 0 ही आएगी, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर्टी से प्रूव करना है तो ऐसे होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये इसी तरीके से होगा, और कोई तरीके से हो नहीं सकता। सर। हाँ बोलो। दो रो है, क्या बोल रहे हो? फर्स्ट रो और सेकंड रो, अगर अपन दोनों को इंटरचेंज करें तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है किसी में भी। डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है ना अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो।
यस सर। नेगेटिव हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लो। सर बोलो। सर अपन इसको बोल रहे एक्सपेंड करके भी तो सॉल्व कर सकते थे। एक्सपेंड करके नहीं करना ना, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज से करना है। अनिकेत, नहीं सर, इधर तो लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में प्रॉपर्टी लगानी है, 6th और 7th को आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। हाँ तो सर प्रॉपर्टी से ही 1 तो to सॉल्व किया 7 है ना लिखा अपन। हुआ है। 1 to 1 to 7 है। 7 है। अनिकेत, सर 1 to 5 लिखा हुआ है मेरे को। 1 to 7 है। दोनों तुम्हें अलग अलग नेट कैसे पे देखता हूँ। चेक कर लेना, 1 to 5 ही लिखा हुआ है। अरे कोई अरे बात नहीं, नेट को छोड़, हमारे तो बुक है ना। अरे सुनो, नहीं हाँ, लिखा हुआ बुक है में ना। 1 to 7 लिखा है। अरे सुनो मेरी बात, अगर नहीं लिख के आए ना एग्जाम में तो जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। एग्जाम में अगर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी से करना है तब प्रॉपर्टी से करना है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप एक्सपेंशन से कर सकते हो, जैसा आपको बेटर लगे। ठीक है ना। अगर एक्सपेंशन लिखा है तो एक्सपेंशन से ही करना पड़ेगा, अगर प्रॉपर्टी से लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं उसको। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, इसमें अपने को प्रूव करना है इसकी वैल्यू 4a² b², ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 4a² b² c² की इक्वल है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लगा सकते हैं, लगाओ। किसी ने किया है कि क्वेश्चन, कैसा आइडिया लग सकता है इसमें से। ए बी सी कॉमन लेना पड़ेगा ही मेरे को, है ना, क्योंकि लाना ही a² b² c² है, तो इतना आइडिया लग सकता है कि ए बी सी बाहर आना पड़ेगा, फिर वापस से ए बी सी बाहर आना पड़ेगा, फिर 4 भी है। तो क्योंकि वैल्यू लानी है तो लास्ट में जाके अपने को कहीं ना कहीं एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा इसमें ना। देखो करते हैं इसको। चलो इसको ट्राई करते हैं 7th क्वेश्चन को। मैं आप लोगों को बताया था विदाउट एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंशन कहीं पे करना ही नहीं है। अगर जीरो लाना है डिटरमिनेंट की वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आ जाती है। लेकिन अगर कुछ वैल्यू दे रखी है तो आपको लास्ट में कहीं ना कहीं जाके मतलब इतनी छोटी बना दो डिटरमिनेंट को कि बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़े, एक 2/2 की डिटरमिनेंट को सोल्व करना पड़े, वहां पे जाके आपको लास्ट स्टेप में जाके एक्सपेंशन करना है फिर। ठीक है ना। सेवंथ क्वेश्चन 7th है, अपने को ये प्रूव करना है कि -a² ab और ac ba -b² bc, ऐसे क्वेश्चन को आप एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं सबके पास में, लेकिन कुछ क्वेश्चन यूनिक होते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन में तो जैसे जो चीज फर्स्ट दिमाग में आ जाए उसको अप्लाई करके आगे स्टार्ट तो करें क्वेश्चन को, कम से कम आगे आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। जैसे अपन मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वर्स निकालना सीखे थे उसी तरीके से आप ट्राई करें, उसके बाद आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है। इसको आपको प्रूव करना है फॉर a² b² c² के इक्वल, a² इंटू b² इंटू c² के इक्वल आपको इसको प्रूव करना है। तो इसका मतलब एबीसी या तो 2 बार कॉमन आ जाए, है ना, या फिर उससे पहले ही दो किसी भी रो या कॉलम के 2 जीरो बना दें, या फिर 1 जीरो तो कम से कम बना ही बने, उसके बाद में एक्सपेंशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ दिख रहा है मेरे को कि इस रो में से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, इस रो में से मैं बी कॉमन ले सकता हूँ, इस रो में से मैं सी कॉमन ले सकता हूँ, या फिर आपकी मर्जी है कॉलम में से भी ले सकते हो, इस कॉलम में से ए कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। एलएचएस को लेके चल रहा हूँ मैं पहले। एलएचएस है अपना -a² ab ac
बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। LHS है। यहाँ से R1 नॉट टेकिंग A, B, C out from R1, R2, R3 respectively। ठीक है ना। इनमें से इनको कॉमन ले लिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता ही है, आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ से A कॉमन आया है, यहाँ से B कॉमन आया है, यहाँ से C कॉमन आया है, तो A B C हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है माइनस A, यहाँ पे कितना बचा है B, यहाँ पे कितना बचा C बचा है, यहाँ पे बचा है A, यहाँ पे बचा है माइनस B, यहाँ पे बचा C, A B और C। अब मैं जीरोस बना सकता हूँ आराम से, किसी भी रो के 2 जीरोस आ जाएंगे तो उसके बाद में सॉल्व हो जाएगी। सर C नहीं माइनस C यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब मैं अगर इसमें अप्लाई कर दूं ये ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं इसमें लगा दूं अगर R1 चेंज टू R1 प्लस R2, देखो उससे होगा, करना क्या है मेरे को मिला के 2 जीरोस बनाने हैं, किसी भी रो या कॉलम में 2 जीरो बन जाएंगे। तो आपको पता है कि आप जब मल्टीप्लाई करते हो कि फर्स्ट एलिमेंट इनटू उसके साथ वाली जो उसकी पर्टिकुलर रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट करने के बाद में जो रिड्यूस्ड डिटरमिनेंट बनती है उसको मल्टीप्लाई करते हो साथ में, तो वो आपको यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, जीरो है तो जीरो के साथ में जीरो ही हो जाता है। इसलिए तो R1 में अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो आपके पास में आ जाएगा ABC इंटू R2 R3 को तो चेंज करना नहीं है, तो A माइनस B C, ये है A B माइनस C। लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब तुम ये मत सोच लेना यहाँ पे भी जीरो ही हो जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो ही लानी है तो फिर तो पूरा अपने को प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसने प्रूव किया है, बताया है कि ABC और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लेके आना है, तो जीरो तो आएगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 2C हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये जीरो है ये जीरो है, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, इस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट, है ना। अभी कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग। हाँ बोलो सर, जिन क्वेश्चन में मतलब जीरो प्रूव नहीं करना रहता है तो उसमें 2 जीरो ले आओ और उसके बाद एक्सपेंड कर दो। हाँ, अगर 2 जीरो आप आ रहे हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में तो ठीक है, अदरवाइज कई बार ऐसा होगा कि एक ही जीरो है उसके बाद भी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक जीरो तो लेके आने, कोशिश करना 2 जीरो आ जाए। 2 जीरो से तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा ना। फिर एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये तो दोनों जीरो होते हैं, इनको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसको सोल्व करके आंसर लिख सकता हूँ। कैसे, ये हो जाएगा ABC इंटू प्लस माइनस प्लस, ये है 2C इंटू, इसको डिलीट करो, रो और कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दो, ये आ जाएगा AB प्लस AB। AB प्लस AB क्यों आया, क्योंकि ये माइनस होता है फॉर्मूले में, दिस माइनस दिस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये आ गया ABC, ये आ गया 2C इंटू ये बन गया 2AB। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसको अपन इसी फॉर्मेट में एक्सपेंड करना स्टार्ट करते तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी सी होती, इनमें प्रॉपर्टीज में कैलकुलेशन थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है कंपैरेटिवली। बाकी की क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे आप लोग। और तैयारी करते रहे, टेस्ट की अच्छे नंबर आने चाहिए इस बार सभी लोगों के। सर हाँ बोलो। सर आप टेस्ट किस पे लोगे? अभी गूगल फॉर्म पे ले रहे हैं टेस्ट। और सर वो हमें मतलब ऑब्जेक्टिव दोगे, MCQs या फिर सब्जेक्टिव?
एमसीक्यूज और वन लाइनर आएंगे उसमें। एमसीक्यूज और वन लाइनर होंगे। 20 मार्क्स का टेस्ट होगा 1 घंटे का। ठीक है, चलो क्लास एंड करता हूँ।